मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपको केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन में आगे से पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन पढ़ रहे थे। कल हम लोग साइनाइड तक पढ़ चुके थे, ठीक है। आज आइसोसाइनाइड और साइनाइड तक पढ़ चुके थे। आज अमीनो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। तो RX की ROH की उपस्थिति में, ROH क्या है, RX क्या है, एल्काइल हैलाइड, और ROH क्या है, एल्कोहल की उपस्थिति में अमोनिया से जब अभिक्रिया कराते हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी अमीनो ग्रुप तथा टेट्रा एल्काइल अमीनियम लवण यानी टेट्रा क्वाटरनरी अमीनी सॉल्ट भी बनता है। क्वाटरनरी अमीनो सॉल्ट, ठीक है। तो ये कैसे होता है, देखिए। एल्काइल मिथाइल ब्रोमाइड है, इसकी जब अमोनिया से रिएक्शन कराई एल्कोहल की उपस्थिति में तो क्या हो गया, HBr बन गया और प्राइमरी अमीन बना। फिर इस प्राइमरी अमीन की फिर कराई रिएक्शन तो क्या हुआ, H हटा, फिर बी वो लग गया, क्या लगा, एल्काइल ग्रुप लग गया, सेकेंडरी अमीन। एक और बार रिएक्शन कराया तो फिर HBr निकल गया और टर्चरी अमीन बन गया। अब एक और बार जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है, जो आपका नाइट्रोजन समूह है वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो वो इलेक्ट्रॉन दे के क्या करता है, आपका किससे कनेक्ट हो जाता है, ब्रोमाइड को दे देता है। ब्रोमीन क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये आपका क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। टेट्रा इथाइल अमीनियम ब्रोमाइड, जिसे क्वाटरनरी सॉल्ट भी कहते हैं। अब आ जाइए नाइट्राइट तथा नाइट्रो समूह। बात तो समझिएगा, जैसे हम लोगों ने पढ़ाया था साइनाइड और आइसोसाइनो समूह, ऐसे ही नाइट्राइट तथा नाइट्रो समूह। वहाँ क्या था, जब हमने KCN से रिएक्शन कराया था तो साइनाइड बना था, और AgCN से कराया था तो आइसोसाइनाइड बना था। इसी तरह कुछ यहाँ पे है, जब RX की एल्कोहलिक KNO2 इसकी KNO2 के साथ कराते हैं, वह AgNO2 के साथ, तो अलग अलग चीज़ें कैसे बनती हैं। जब KNO2 के साथ कराया, ये AQ का मतलब होता है एक्वस इथेनॉल या डाई मिथाइल, ठीक है, डाई मिथाइल सल्फोऑक्साइड। ये देखिए मैंने लिख रखा है इसका फुल फॉर्म, डाई मिथाइल सल्फोऑक्साइड। इसकी रिएक्शन कराई तो क्या होगा, एल्किल नाइट्राइट, यानी कि RONO, एल्किल नाइट्राइट, या जिसे इंग्लिश में एल्काइल नाइट्राइट कहते हैं, KX। पर वहीं जब हम AgNO2 से कराएंगे तो वही बनेगा RNO2। फंडा वही है कि इसमें ये क्या है, आपका ये एम्बिडेंट मॉलिक्यूल है। NO2 जो है एम्बिडेंट मॉलिक्यूल है, उभयधर्मी जिसे कहते हैं, जो नाभिक नहीं है। इसके अंदर KNO2 क्या आयनिक है, जिसमें K पॉजिटिव और इस तरह से नेगेटिव है। तो ये O जो है वो R पे क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। तो आपका क्या बना, नाइट्राइट ग्रुप। और आपका जो AgNO2 है, देखिए ये इस तरह से अटैक करके नाइट्राइट ग्रुप बना। और जो आपका AgNO2 ग्रुप है वो सहसंयोजक है, तो उसमें आपका ये O नेगेटिव फ्री नहीं होता, इसलिए N करता है, इसलिए क्या बनता है, नाइट्रो एल्केन। अब आ जाइए हाइड्रोजन सल्फाइड समूह, ठीक है, जिसे आप HS भी कहते हो। तो H2S होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, जानते हो। उसमें से एक H हटा तो क्या लग गया, KSH बन गया। KSH की रिएक्शन कराएंगे तो क्या HBr निकल जाएगा, नहीं सॉरी, आपका KBr निकल जाएगा, और क्या बनेगा, इथाइल थायोल ग्रुप होता है, S ग्रुप लगता है। जैसे OH ग्रुप है, ऐसे SH ग्रुप थायोल ग्रुप होता है। मरकैप्टाइड समूह द्वारा, मरकैप्टाइड क्या है, जैसे आपका ये SH है, जब H हट के R लग जाएगा तो मरकैप्टाइड ग्रुप हो जाता है। तो उसमें हम सोडियम, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, सोडियम मरकैप्टाइड के साथ, तो क्या बनेगा, RSR, यानी मेथिल एथिल थायोईथर है वो, ठीक है। थायो S की वजह से थायोईथर कहते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट है एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापन, यानी एल्किल समूह द्वारा इसका प्रतिस्थापन, X का प्रतिस्थापन। तो देखिए इसमें क्या है, आपका RX की क्षार धातुओं एल्केनामाइड क्या होते हैं, एल्काइन जानते हो आप, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, उसमें से एक H हटा के कोई आपका क्या लग जाए, मेटल लग जाए, तो उसे कहते हैं एल्केनामाइड। से क्रिया कराने पर उच्च क्या बनता है, एल्काइन बनती है, उच्च एल्काइन, यानी एक R और जुड़ गया तो ये उच्च एल्काइन बन गई। तो ये क्या है, कार्बन ऐड, एक या दो जो भी है, कार्बन ऐड करने का तरीका है। तो देखिए आप ये देखिए यहाँ H हटा हुआ है, यहाँ R लगा हुआ है, और इस जगह H हटा के इन्होंने सोडियम लगा रखा है। रिएक्शन हुई तो NaX निकल गया, और ये क्या बन गया आपका, देखिए इसमें इथाइल ब्रोमाइड की सोडियम प्रोपेनामाइड से रिएक्शन कराया, तो ये आपका ना 2-पेंटाइन। अब आ जाइए विलोपन अभिक्रिया। मैंने आपको बताया था एक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन है, एक विलोपन है और एक मेटल से है। विलोपन अभिक्रिया यानी एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन यानी किसी चीज़ का निकलना। तो RX को एल्कोहलिक KOH, देखिए एक्वस KOH से जब कराते हैं तो OH जुड़ जाता है, एल्कोहलिक KOH से कराएंगे तो H2O यानी जल निकल जाएगा। या एथिल अल्कोहल में सोडियम ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर HX अणु के विलोपन से एल्कीन बनती है। तो देखिए आपको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहते हैं। डी यानी हटना, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन का, और हेलोजन मीन्स हेलोजन का, यानी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी
क्या हटेगा, एक H हटेगा यानी HX हट जाएगा। तो देखिए ये कैसे होता है। अब देखिए आपका ये जो है H2 ये बना हुआ है, ये N प्रोपाइल ब्रोमाइड है। तो N प्रोपाइल ब्रोमाइड में इसमें से ब्रोमीन हटेगा और यहाँ से H हट जाएगा, यहाँ से ब्रोमीन हटेगा और यहाँ से H हट जाएगा एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में। देखिए एल्कोहलिक KOH है तो क्या बन गया, प्रोपीन, यानी इसे कहते हैं अल्फा कार्बन। देखिए जो आपका किसके पास है, बिल्कुल किसके पास कहते हैं बेटा, जो आपका ब्रोमीन के पास है। देखिए मैं आपको दोबारा लिख के बताती हूँ अल्फा और बीटा क्या मतलब है। जो आपका फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा होता है दैट इज़ कॉल्ड अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाला होता है बीटा कार्बन। तो इसमें आपका अल्फा बीटा विलोपन भी कह सकते हैं, अल्फा निकला और बीटा निकला, ठीक है। अल्फा बीटा कार्बन हम इन्हें कहते हैं। पीछे चलते जाएंगे तो गामा वगैरह शुरू हो जाता है, अल्फा बीटा गामा थीटा। तो जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, उसके बाद वाला बीटा कार्बन, तो इसे बीटा विलोपन या 1,2 विलोपन भी कहते हैं। आपका प्रोपीन बना, जल बना और पोटेशियम ब्रोमाइड बना। फिर है नेक्स्ट आपकी धातुओं के साथ अभिक्रिया। कई सारे धातुओं के साथ अभिक्रिया होता है, जिसमें पहली है अपने मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके दिखाते हैं। मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कराने में क्या बनेगा, देखते चलिए बेटा। शुष्क ईथर की उपस्थिति में हमने मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराया तो बना RMgX। क्या है ये, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है। आप लोगों को हमने 11th में पढ़ाया था ये RMgX, यानी Mg जो है जुड़ गया जाके। शुष्क ईथर यानी ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्या बनाया इसने, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब हम लिथियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, 2 लिथियम के मॉलिक्यूल लिए तो इसमें क्या बने, दो परमाणु, 2 लिथियम के परमाणु लिए तो क्या बना, एक LiX बना और एक RLi बना, ठीक। तो ये आपका क्या है, क्या बन गया, ये मेटल के साथ R जुड़ गया, ठीक है। अब इधर आ जाइए PbNa, ये क्या है आपका मिश्र धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो रिएक्शन बनेगा Pb सोडियम एलॉय के साथ कराया तो आपका बनेगा टेट्राइथाइल लेड। टेट्राइथाइल लेड आपका पेट्रोल में डालते हैं एंटी नॉकिंग सब्सटेंस। एंटी नॉकिंग का मतलब होता है आपका जो वो आपका कंबशन होता है ना, उसमें जो वो प्रॉपर तरीके से हो, पहले ना हो जाए, इसलिए कहते हैं। जैसे आपका अगर एक उसमें पिस्टन होता है जिसमें आपकी पेट्रोल आपकी क्या होती है, बर्न होती है, बर्न होने से जो ऊर्जा निकलती है उससे हमारी गाड़ी चलती है, तो आपका पहले वो बर्न नहीं हो जाए इसलिए टेट्राइथाइल लेड डालते हैं, एंटी डॉकिंग कहते हैं। फिर आ जाइए जिंक के साथ अभिक्रिया। जिंक के साथ यह है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में 2 मॉलिक्यूल हमने क्या लिए, एल्काइल हैलाइड के लिए जिंक के साथ कराया तो क्या बना, देखिए RR यानी चेन बढ़ गई और जिंक आयोडाइड मिल गया हमें, ठीक है। तो जितने आपने इधर मॉलिक्यूल लिए वो जुड़ जाएंगे आपको। अब इधर आ जाइए, अब सोडियम के साथ, इसे फ्रैंकलैंड कहते हैं। जब सोडियम के साथ यही रिएक्शन कराते हैं तो इसको उसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसे वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वुड्स अभिक्रिया। तो ये आपका वुड्स अभिक्रिया है, इसमें भी RR जुड़ा, सोडियम X बन गया, ठीक है। ड्राई देखिए ड्राई ईथर या शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो रही है ये रिएक्शन। आगे बेटा देखिए मैं आपको बुक में से पढ़ा दे रही हूँ क्योंकि नोट्स पूरे बन नहीं पाए हैं, तो इसका आगे हम लोग क्या पढ़ा है, हमने सोडियम के साथ पढ़ा। अब हम आगे देख रहे हैं ये आपका टर्चरी एल्किल हैलाइड, यह अभिक्रिया नहीं देती। कौन सी अभिक्रिया नहीं देती, टर्चरी एल्काइल हैलाइड। देखिए सोडियम के साथ जो हमने अभिक्रिया करी है टर्चरी एल्काइल हैलाइड नहीं देगी। क्यों नहीं देगी भाई, इस बात को समझ लीजिए। देखिए जब इस अभिक्रिया में 2 भिन्न एल्किल हैलाइडों का मिश्रण प्रयुक्त करते हैं तो हमें जो क्या बनता है, तो संभवतः तीनों एल्काइल संभव है। अब देखिए इसको ध्यान से समझिएगा बेटा, जब आपने ये लिया और ये दूसरा अलग लिया, ठीक है, तो हो सकता है ये CH3 जुड़ जाए। CH3 जुड़ा तो क्या बना आपको, 2 वाले ग्रुप को क्या कहते हैं, इथाइल। जब CH3 CH2 और CH3 जुड़ा तो प्रोपाइल, और जब CH3 CH2 CH3 CH2 जुड़ा तो ब्यूटेन। तो ऐसे करके हमें कई सारे उत्पाद मिल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए, नोट, वर्तमान समय में असममित एल्केन बनाने हेतु कोर हाउस अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इस अभिक्रिया में 2 भिन्न एल्काइल हैलाइडों को एल्किल समूह से युग्म द्वारा एल्केन प्राप्त किया जाता है। कोर हाउस के लिए दूसरा है, कोर हाउस में आपको इसमें नहीं दे रखा एग्जैक्टली, मैं आपको बाद में बताऊंगी कोर हाउस वाला। अब आदि अपचयन। अपचयन मतलब जानते हो, रिडक्शन, यानी H का जुड़ना और नेगेटिव का पार्ट का हटना। तो अपचयन करने पर, ये आपने 10th में पढ़ा होगा, एल्काइल हैलाइड का अपचयन कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एल्केन, ठीक है। तो ये आपका अपचयन है। अपचयन के लिए देखिए कई सारे रिएजेंट होते हैं जो हमने आपको पहले भी समझाए हैं। जैसे सबसे पहला रिएजेंट है H2, संक्रमण धातु ट्रांजिशनल एलिमेंट यानी पैलेडियम, प्लेटिनम, ठीक है, निकेल। फिर है जिंक और HCl, जिंक ऑब्लिक HCl या जिंक HCl की उपस्थिति में जिंक। ये थोड़ा कभी कभी ब्लंड हो जाता है बेटा, ये अब इसकी टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। फिर है 10 HCl या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर
या जिंक और इथाइल अल्कोहल 95%, या सोडियम और इथाइल अल्कोहल, या फॉस्फोरस और HI। ये सारे आपके रिड्यूसिंग एजेंट है। जब इनको यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्केन। अब नेक्स्ट आ जाइए जिसे हम बोलते हैं विहाइड्रो हैलोजिनीकरण। अभी हमने आपको पढ़ा ही चुके हैं एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन अभी हमने आपको समझाया था, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, हम दो यही बता रहे हैं कि आपका KOH के साथ किया तो क्या हुआ था, आपका ये मिला। ठीक है, ये चीज़ हम करा चुके हैं। अब इसमें परंतु जो मेन चीज़ है, जो मेन बात बताने की है विहाइड्रो हैलोजिनीकरण में, वो ये है कि देखिए आपका जब ये है आपका, ठीक, X और H निकल गया, क्या निकल गया, X और H, यानी दो चीज़ें ये निकल गई एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, और क्या मिला आपको, RCH डबल बॉन्ड CH2 KX और H2। पर अगर हम इसी की जगह हमारे पास, अगर इसके पास क्या है, देखिए ये आपका ये है, ये तो इन्होंने अल्फा और बीटा निकल गया, ये चीज़ हो गई। पर अगर इसके केस में हमारे पास दो बीटा हो, मान लीजिए दो बीटा हो, जैसे आपका देखिए ये चीज़ इस केस में देखिए, एक इधर भी आपका ये अल्फा कार्बन कहलाएंगे, इधर भी बीटा कार्बन है और इधर भी बीटा कार्बन, यानी इधर से भी निकल सकता है और इधर से भी, यानी दो तरह के मॉलिक्यूल मिल सकते हैं। कि ये आपका है, जब इधर से निकला तो 1 मिला 1 ब्यूटीन, और जब आपका इस साइड से निकला 2 ब्यूटीन। तो हम इसमें क्या होगा, सिट-जेफ का नियम फॉलो होगा। सिट-जेफ का नियम क्या कहता है कि हमें मोर सब्स्टिट्यूटेड, क्या मोर सब्स्टिट्यूटेड, जिसे मैं पढ़ के बता देती हूँ, किसी हेलो एल्केन के विहाइड्रो हैलोजिनेशन द्वारा बनने वाली दो या अधिक प्रकार की एल्कीनों में से वह एल्कीन अधिक मात्रा में निर्मित होती है जिसमें असंतृप्त कार्बनों पर सबसे अधिक प्रतिस्थापन समूह उपस्थित होते हैं। असंतृप्त कार्बन देखिए आपका ये असंतृप्त कार्बन है, ये और ये। अब देखिए इसमें जो है आपका ये कार्बन जो है आपका ये वाला उपस्थित है, जबकि देखिए इसमें इस वाले पे भी एक है और इस वाले पे भी एक है, तो यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि अधिक प्रतिस्थापन अब ये है, तो ये आपका 80% बनेगा और ये कम बनेगा। अब आ जाइए हम लोग टाइप्स ऑफ विलोपन अभिक्रिया, क्या करें बेटा, टाइप्स ऑफ विलोपन अभिक्रिया, यानी विलोपन अभिक्रिया के जैसे हम लोगों ने आपका सब्स्टिट्यूशन का बताया था प्रतिस्थापन में SN1 और SN2, ऐसे विलोपन में भी आपका E1 और E2 होते हैं, यानी यूनिमोलिकुलर यानी एकाणुक विलोपन और आपका बाइमोलिकुलर या विलोपन। तो देखिए वे एल्किल हैलाइड जिनका आयनन यानी कि आयनाइजेशन सुगमता से हो जाता है, यानी आसानी से हो जाता है, वो E1 देंगे। देखिए इसका सुगमता से हो जाएगा, E1 दिया, यानी टर्चरी एल्काइल हैलाइड। टर्चरी एल्काइल, जैसे वहाँ था टर्चरी एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन देती थी, यहाँ टर्चरी एल्काइल हैलाइड, देखिए ध्यान रखिएगा, वहाँ था क्या, क्षार था एक्वस, और यहाँ क्या है, एल्कोहलिक। तो इस बात पे विशेष ध्यान रखिएगा। आगे हम और अभी बताएंगे कि दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी कि एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हमने प्रबल क्षार तथा उच्च ताप की उपस्थिति में विलोपन अभिक्रिया तीव्रता से होती है, और ये क्या है, टर्चरी एल्काइल हैलाइड में सबसे अधिक तेज़ी से होगी, फिर उसके बाद द्वितीयक में, फिर प्राथमिक में। कौन सी, E1 रिएक्शन, यानी एकाणुक अभिक्रिया, एकाणुक विलोपन अभिक्रिया। अब इसकी क्रियाविधि क्या होती है बेटा, क्रियाविधि इसको समझ लीजिए क्या होती है क्रियाविधि, मतलब कैसे कैसे ये रिएक्शन होगी। तो इसमें जब आपने लिया एल्कोहलिक, ये लिया है, तो एल्कोहलिक में E2O-, ठीक है, यानी C2H5OH है, एल्कोहलिक है C2H5OH, उसमें से C2H5O नेगेटिव, ठीक है, वो क्या करेगा, वो अटैक करेगा आपका, किस चीज़ पे अटैक करेगा, देखिए यहाँ से H पे अटैक करेगा। किस पे अटैक करेगा, H पे। इस पहले Br निकालेगा, प्रथम पद में क्या निकालेगा, पहले Br निकला, पहले क्या निकला आपका Br, तो ये देखिए Br निकल गया, ये पॉजिटिव बन गया, ध्यान रखिएगा, ये क्या बन गया, पॉजिटिव, क्या बन गया आपका, पॉजिटिव। फिर आपका जो है इसका पुनर्विन्यास होगा, पुनर्विन्यास यानी कि रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट क्यों होगा, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटायन, और हम अच्छे से जानते हैं प्राइमरी से कार्बोकैटायन से सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है और सेकेंडरी से टर्चरी ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी प्राथमिक से द्वितीयक और द्वितीयक से तृतीयक। तो यानी ये वाला कार्बन जो है ये उठ के इधर आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका इधर चला गया और ये आपका सेकेंड टर्चरी बन गया। अब इसमें से H+ निकल जाएगा, H+ किसके द्वारा निकलेगा, ETO- के द्वारा H+ निकल जाएगा, और आपका क्या बन जाएगा, 1-मिथाइल-2 ब्यूटीन। कहने का मतलब ये है कि आप इसमें क्या बनना है, सबसे पहले कार्बोकैटायन, ऐसे SN1 में बनता था, ऐसे SN1 में बनता था, ऐसे ही यहाँ बन रहा है। अब आ जाइए आपका विलोपन अभिक्रिया E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें आयनन सुगमता से नहीं होता है, ठीक है, इसमें आयनन क्या है, सुगमता से नहीं होता है। सामान्यतः ये 1 डिग्री और 2 डिग्री में होती है, तो देखिए आपका ये 1 डिग्री 2 डिग्री में आपका है, तो आपका ये क्या हुआ, इधर से निकले, बात बराबर बनेगी। तो ये इसकी वेग किस पे डिपेंड करता है, दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे वहाँ आपका वेग किस पे डिपेंड कर रहा था, सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे कर रहा था, ठीक है, रिएजेंट पे नहीं कर रहा था। यहाँ पे रिएजेंट और एल्काइल हैलाइड दोनों पे डिपेंड करेगा, इसलिए बाई मॉलिकुलर रिएक्शन होती है, यानी बाई मॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन।
आपका इसकी जो आपकी प्रायोरिटी है जो इसमें सबसे पहले होगी वो प्राथमिकता पे होगी, फिर उसके बाद द्वितीयक और उसके बाद तृतीयक में ये ना के बराबर ही होती है बहुत हाई टेम्परेचर पे, अन्यथा तृतीयक में आपका E1 एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, ये आपका इसमें रीअरेंजमेंट हम आपको सिखा ही चुके हैं। अब आ जाइए प्रतिस्थापन और विलोपन अभिक्रिया, कौन सी में प्रतिस्थापन होगी और किस में विलोपन है, ये कैसे आपका पता लगा सकते हो, क्योंकि दोनों ही अभिक्रिया संपन्न है। देखिए आपका S1 और इसमें दोनों में जो समान मध्यवर्ती द्वारा संपन्न होती है, मध्यवर्ती द्वारा यानी मतलब कार्बोकैटायन द्वारा, दोनों ही रिएक्शन में आपका कार्बोकैटायन बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपका SN1 और SN या E1 SN2 या E2 दोनों में से कोई भी फॉलो हो सकती है दूसरे के। यहाँ फिलहाल हम क्योंकि मध्यवर्ती दोनों में सेम बन रहे हैं यानी कि कार्बोकैटायन बन रहे हैं, तो SN1 या E1 अभिक्रिया इनमें से कौन सी संभव होगी ये हम बात कर रहे हैं। तो देखिए मध्यवर्ती संपन्न होने, अतः इसके मध्य विभेद करना आसान नहीं होता। बहुत सी एकाणुक अभिक्रिया से मुख्यतः निम्न ताप पर SN1 अभिक्रिया और E1 अभिक्रिया की तुलना में, ठीक है, अधिक प्रभावी होती है। जब ताप निम्न होगा तो SN1 ईजिली होगी और जब ताप अधिक होगा तो E1 का उत्पाद ज़्यादा मिलेगा। तो अब आ जाइए ऐसे ही हम देखते हैं SN2 और E2 अभिक्रिया में। जैसे मैंने आपको बताया वहाँ SN1 और E1 हो सकती है, ऐसे ही SN2 और E2 हो सकती है। SN2 और E2 होने के लिए क्या चाहिए, हम जानते हैं SN2 होने के लिए क्या चाहिए कि ये जो आपका है ये इस साइड से अटैक करे। किस साइड पर अटैक करे, जिस पे आपका हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। समझ रहे बात को आपको बच्चों? SN2 होने के लिए आपका अटैक किधर से होना चाहिए, जिस तरफ आपका हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। और SN2 होने के लिए किधर से अटैक होना चाहिए, जिस साइड आपका हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ। जबकि एलिमिनेशन होने के लिए न्यूक्लियोफिलिक किधर अटैक करेगा, बीटा कार्बन पे अटैक करेगा। जब बीटा कार्बन पे अटैक होगा तो विलोपन अभिक्रिया या एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और जब आपका अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा तो SN2 रिएक्शन होगी। तो देखिए अब ये है, जब नाभिक रागी नाभिक नहीं मतलब लविंग, नाभिक रागी मतलब हेटरिंग, यानी कि जब नाभिक रागी यानी कि न्यूक्लियोफिलिक, ये क्या होगा, नॉन न्यूक्लियोफिलिक यानी न्यूक्लियोफाइल को वो नहीं कर रहा। जब नाभिक रागी क्षार बीटा हाइड्रोजन परमाणु पर आक्रमण करता है तो विलोपन अभिक्रिया संभव होती है। परंतु जब नाभिक रागी उस कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है जिस पर निष्कासित समूह यानी लीविंग ग्रुप उपस्थित है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहाँ होगी, किस पे होगी, आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होगी। ठीक है, इस वाले पे। अब आप समझते चलिए SN2 और SN को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। ये नाभिक रागी न्यूक्लियोफिलिक ही होता है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक ही है, आई थिंक सो, मुझे हिंदी में। अच्छा, अब है आपका SN2 और E2 को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले अभिकारक का आकार, साइज ऑफ रिएक्टेंट। तो देखिए हम सबसे अच्छे से जानते हैं कि जो SN2 रिएक्शन है वो किस पे होती है, 1 डिग्री हैलाइड पे। जो इसका मतलब ये, जब अभिकारक 1 डिग्री हैलाइड तथा क्षार कम भारी होता है तो अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। यानी इस केस में ये देखिए कम भारी है और ये आपका ये क्या है, 1 डिग्री हैलाइड है, तो ये आपका क्या हुआ, कम भारी से मतलब हम इसकी बात करेंगे 1 डिग्री हैलाइड की। ये कम भारी है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये वाली चीज़ को जिससे निकलना है, जिस पे ये अटैक करेगा उस पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। तो जब ये क्या है, ये आपका कम भारी है, तो इसमें क्या हुआ, आपका CH3CH2O ये बना, यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया 90% और एलिमिनेशन रिएक्शन 10% हुई। वहीं जब आपका अभिकारक क्या है, अभिकारक आपका है 2nd डिग्री हैलाइड है, तब त्रिविम बाधा स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण क्षार जो है विलोपन अभिक्रिया देगा ज़्यादा मात्रा में। और तृतीयक में तो SN2 रिएक्शन संभव ही नहीं होती है, या तो SN1 होगी या विलोपन अभिक्रिया होगी। ठीक है, टर्चरी में जो है या तो क्या होगी, SN1 अभिक्रिया होगी या विलोपन होगी, जिसमें मुख्यतः आपका विलोपन उत्पाद प्राप्त होगा। अब देखिए तापमान, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तापमान जब अधिक होगा तो विलोपन अभिक्रिया होगी और जब तापमान कम होगा तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। ठीक है, देखिए विलोपन अभिक्रिया तापमान ज़्यादा पे और कम तापमान पे आपका ये होगा। नेक्स्ट आ जाइए, आपका है नाभिक रागी, यानी जो हमने क्षार लिया है, साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल या बेस, जो आपने क्षार लिया न्यूक्लियोफाइल। अब ये
टर्चरी ब्यूटॉक्साइड, जो आपने न्यूक्लियोफाइल लिया अगर वो टर्चरी ब्यूटॉक्साइड है, ठीक, आयन के भारी मैथिल समूह की उपस्थिति प्रतिस्थापन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिबंधित करती है, जबकि विलोपन अभिक्रिया के पक्ष में होती है। अर्थात भारी नाभिक रागी की उपस्थिति में विलोपन अभिक्रिया होगी। तो अब देखिए यहाँ देखते चलते हैं हम उदाहरण, त्रिविम आबंधित यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस जो है क्षार नाभिक। देखिए इसमें क्या है, आपने ये क्या लिया, CH3O लिया है। CH3O की उपस्थिति में क्या है, आपका विलोपन अभिक्रिया 1% हो रही है और SN2 रिएक्शन 99% हो रही है। वहीं जब आपने टर्चरी एल्कोक्साइड लिया, टर्चरी सोडियम ठीक है, टर्चरी वाला है सोडियम एल्कोक्साइड, यानी कहने का मतलब इसका नाम क्या होगा, टर्चरी ब्यूटॉक्साइड, सोडियम ब्यूटॉक्साइड, टर्चरी सोडियम ब्यूटॉक्साइड लिया, तो आपकी क्या हुआ, जब स्टेरिक हिंड्रेंस, अब ये भाई अटैक करने के लिए खुद बड़ा है, भारी है, तो इसमें आपका क्या होगा कि विलोपन अभिक्रिया ज़्यादा होगी और SN2 रिएक्शन 15% होगी। अब नेक्स्ट आ जाइए इसके ऊपर, नाभिक स्नेह की नाभिक स्नेहिता यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी वो कितना आपका उसको लव करता है, यानी नाभिक को कितनी जल्दी उस पर अटैक करेगा, उस पर भी डिपेंड करता है कि SN1 रिएक्शन होगी कि आपका E2 रिएक्शन होगी, मतलब आपका कौन सा प्रतिस्थापन या कौन सी अभिक्रिया होगी उस पर डिपेंड करता है। तो देखिए हम इस पर बात करते हैं आगे। नाभिक स्नेही की किसी अभिकारक के, नाभिक स्नेही की किसी अभिकारक के कार्बन परमाणु के साथ आबंध निर्माण की क्षमता उसकी नाभिक स्नेहिता पर निर्भर करती है। यह किसी कारक की SN2 अभिक्रिया के आपेक्षिक वेग के माप होती है। एक अच्छा नाभिक स्नेही SN2 अभिक्रिया में क्रियाधार के साथ क्या करेगा, अधिक शीघ्रता से अभिक्रिया करता है, यानी प्रोटिक विलायक जैसे जल, अल्कोहल कुछ नाभिक स्नेह या न्यूक्लियोफाइल्स की अपेक्षा नाभिक स्नेहिता का काम क्रम निम्न है। देखिए जैसे SH नेगेटिव, ये सारे आपके जो है नाभिक स्नेहिता किसकी ज़्यादा है, ठीक है, ध्रुवीय ए प्रोटिक विलायकों जैसे DMF डाइमिथाइल फ्लोराइड में हैलाइड आयंस का नाभिक स्नेहिता का क्रम इस तरह से, ठीक है, फ्लोराइड नेगेटिव। अब देखिए अगर प्रोटिक में लेंगे तो फ्लोराइड नेगेटिव जो है वो जल के साथ क्रिया करेगा तो ये सबसे कम हो जाएगा, ठीक है, तब आयोडाइड ज़्यादा नाभिक स्नेही बन जाएगा। तो ये आपका डिपेंड करता है कि आपने जो सॉल्वेंट ले रखा है वो कौन सा ले रखा है जिसमें आपका क्या हो रहा है, आपका विलोपन या SN2 रिएक्शन हो रही है। तो ये देखिए ये आपकी इस तरह से दे रखा है। बेटा बुक्स ले आइए, बुक्स में से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब आ जाइए हम इथाइल ब्रोमाइड बनाने की विधि बात कर रहे हैं। इथाइल ब्रोमाइड की निर्माण की विधि। तो देखिए इसमें क्या है, सांद्र सल्फ्यूरिक की उपस्थिति में, किसकी, सांद्र कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल, ठीक, एथिल अल्कोहल की किससे रिएक्शन कराई है आपने, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराया, तो क्या बना, इथाइल ब्रोमाइड बन गया, भाई हम पहला पढ़ा चुके हैं। ऐसे ही लाल फॉस्फोरस और ब्रोमीन की उपस्थिति में कराया तब भी इथाइल ब्रोमाइड बना, और क्या निकला आपका H3PO3। या फिर आपने क्या किया है, सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 की उपस्थिति में कराया तो भी इथाइल ब्रोमाइड बना, NaHSO4 बना, और आपका क्या बना, जल, ठीक, ये आपका देखिए दे रखा है, ठीक, अपने बुक्स में से और देख लीजिएगा। फिर लेबोरेटरी मेथड। देखिए बेटा बनाने की कई सारी विधियाँ होती हैं, एक जनरल विधि होती है, एक इंडस्ट्रियल विधि होती है और एक लेबोरेटरी मेथड होती है। तो आपके एग्जाम में जब भी आता है नेम से भी आता है और जनरली भी आ सकता है कि बनाने की कोई भी विधि लिख दीजिए, तो उसको देखते हुए अगर लेबोरेटरी मेथड आता है तो आपको लेबोरेटरी मेथड लिखना होगा, इंडस्ट्रियल मेथड आता है तो आपको इंडस्ट्रियल मेथड लिखना होगा, और अगर नॉर्मली कह देते हैं कि कोई भी दो विधि या एक विधि कोई भी लिख दीजिए तो आप कोई भी विधि लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करेगा। अब देखिए प्रयोगशाला विधि में क्या है, इथाइल अल्कोहल को पोटेशियम ब्रोमाइड, इथाइल अल्कोहल को पोटेशियम ब्रोमाइड व सांद्र H2SO4 की, ठीक है, मिश्रण के साथ गर्म करने पर हमें इथाइल ब्रोमाइड यानी KBr और H2SO4 किया तो KHSO4 बना और HBr बना। इसमें सेतु में HBr बनता है, ध्यान रखिएगा, सेतु में HBr बनता है, वो इसलिए किया जाता है इससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो अधिक मात्रा में मिल जाए। इथाइल अल्कोहल की फिर HBr में हुआ तो क्या बना, इथाइल ब्रोमाइड बना और जल बना, ठीक है। संपूर्ण क्रिया देखिए आपका ये दे रखी है, संपूर्ण क्रिया है, विधि आपकी इसमें दे रखी है जो कि आप अपने आप देख लेंगे। ये आपका एपरेटस यूज़ किया गया है इथाइल ब्रोमाइड बनाने का, क्योंकि आपका एग्जाम में कभी कभी डायग्राम के साथ बनाने के लिए आता है बेटा, तो ये आप देख लीजिए। फिर उसके बाद है एथिल अल्कोहल पर लाल फॉस्फोरस, किस पे बेटा, एथिल अल्कोहल पर लाल फॉस्फोरस, तो इथाइल अल्कोहल लिया, इस पर रेड फॉस्फोरस, ये आपकी नॉर्मल विधि है। एथिल अल्कोहल पर लाल फॉस्फोरस, अच्छा ये लेबोरेटरी मेथड, सॉरी, बाय रिएक्शन विद रेड फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन ऑन इथाइल अल्कोहल। तो रेड फॉस्फोरस लिया, ब्रोमीन लिया, क्या बना आपका
इथाइल ब्रोमाइड और H3PO3। अब इनके गुणधर्म हम ऑलरेडी वैसे बता चुके हैं कि कौन से हैं, पर इथाइल ब्रोमाइड देखिए रंगहीन, कलरलेस, मीठी गंध यानी स्वीट स्मेल, वाष्पशील भारी द्रव है। यह कार्बनिक विलायकों में विलय तथा जल में अविलय होता है। इसका क्वथनांक 38.5 होता है। और ये इसकी आपकी कई सारी रिएक्शंस दे रखी हैं जो कि मैं आपको इमेज खींच के भेज दूंगी, आप अपने में उतार लीजिएगा। इसके यूजेस दे रखे हैं, मैं आपको बता दूंगी, ये उतार लीजिएगा। हेलो एल्केन्स में अब हम कल आपको हेलो एरीन्स पढ़ाएंगे, ठीक है, हेलो एरीन्स पढ़ाएंगे और कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल अल्कोहल ये पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही है बेटा, अपने लिए एनसीईआरटी की बुक्स ले लीजिए, और अगर किसी के पास कोई साथ में एक और बुक है जिसे, तो वो भी आपके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे उतना आपके लिए बढ़िया है। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।